Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams, क्लॉजेज फॉर हाई स्कूल एग्जाम्स। दोनों का एक सम्मिश्रण है। जब आपको क्लॉजेज आएंगे, क्लॉजेज की मदद से आप सिंथेसिस सीखोगे। वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना। वाक्य क्या है? अलग अलग किस्म के वाक्य रखे हैं, 2, 3, 4। उनको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना है, जो भी रिक्वायरमेंट है। किसकी मदद से जोड़ेगा? एक मेन क्लॉज से क्या होंगे? या तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे और या कोऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और ये क्लॉजेस क्या होती हैं? मेन क्लॉज पर निर्भर होती हैं। इनको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? कंपाउंड सेंटेंस बनाती है और मेन क्लॉज के समकक्ष होती है, मेन क्लॉज के साथ जुड़ती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या बनाएगी? कंपाउंड। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज क्या बनाएंगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस किसे कहोगे? जिसमें केवल एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अगर 4 वाक्य सेंटेंस दे रखे हैं तो 4 सेंटेंस में बाकी सेंटेंसेस के वर्ब एक को तो रखोगे, बाकी का क्या करोगे? 3 सेंटेंसेस का क्या करोगे? उनके वर्ब को हम चेंज कर देंगे, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे, उनको पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे, उनको इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, उनको जेरेंड में चेंज कर देंगे, उनको हम कहीं पर फ्रेज इन अपोजिशन में चेंज कर देंगे। तो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आएंगी। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होगा? सब्जेक्ट भी होगा उसमें, वर्ब भी होगी। कंपाउंड में एक मेन क्लॉज से कोऑर्डिनेट क्लॉज जो उसके समकक्ष होंगी, उस पर निर्भर नहीं रहेंगी। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4 में। कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू ए सिंगल सेंटेंस एज इंडिकेटेड विद इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको दे रखा है कि आपको क्या करना है। देखिए, पहला सेट ऑफ सिंपल सेंटेंसेज में बोलता हूँ, द बॉय जम्प्ड अप। लड़का उछला, लड़के ने कूद लगाई। लड़का उछला, ही रैन अवे, वो भाग गया। क्या बनाना है इसका? सिंपल। सिंपल से क्या समझते हो? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। भाई जब सेंटेंस 2 है तो 2 क्या होंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे और 2 क्या होंगे? वर्ब हैं। तो एक सब्जेक्ट को रखोगे और दूसरे सब्जेक्ट को नहीं रखोगे। एक वर्ब को रखोगे, दूसरी वर्ब को चेंज कर दोगे। द बॉय जम्प्ड अप, ही रैन अवे। कौन दौड़ा? लड़का दौड़ा। ये दूसरी क्रिया है, ये पहली क्रिया है, इसको रखो। और द बॉय को रखो, ही को हटाओगे। द बॉय नाउन है ना, ये प्रोनाउन है। तो अब क्या होगा? जम्प्ड अप का मतलब उछला, कूद कर। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? कूद कर। कूदते ही लड़का भाग गया। कूद कर लड़का भाग गया। कूद कर, कूद करके। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। जंपिंग अप, क्या हो गया? जंपिंग अप। जम्प्ड अप तो क्या है? वर्ब है। जंप, जम्प्ड, जम्प्ड। जंप जो है बेस फॉर्म है, इसमें आएंगी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? जंपिंग अप। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कूद कर। द बॉय रैन अवे, ये तो आपने पार्टिसिपल बना दिया। और ही और द बॉय एक ही हैं, इसलिए एक ही चीज़ आएगी, तो हमने नाउन को ले लिया। जंपिंग अप द बॉय रैन अवे। क्या बना इसका? सिंपल। क्या बनाया आपने इसका? सिंपल बनाया। फिर से लिखूं? सिंपल लिख ही देता हूँ। लो, सिंपल बनाओ कह रहा था, हमने सिंपल बना दिया। कैसे? जंपिंग अप। द बॉय रैन अवे। एक सब्जेक्ट है द बॉय, रैन अवे दूसरा सब्जेक्ट है रैन, नहीं सॉरी दूसरी वर्ब है केवल एक, रैन। और जंपिंग अप क्या हो गया? पार्टिसिपल। जो वर्ब थी हमने चेंज कर दी। कूद कर लड़का भाग गया। नंबर 2, ये भी सिंपली बनना है। चलो इसको भी सिंपली बना देते हैं। ब्रैकेट में लिखा है सिंपल। माई ब्रदर इज वीक, ही कैन नॉट रन। मेरा भाई कमज़ोर है, वह दौड़ नहीं सकता। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है एक, जो आपको याद करना पड़ेगा। मेरा भाई कमज़ोर है का मतलब हुआ इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता, ये अर्थ हुआ इसका। मेरा भाई इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता।
आप देख लो, माई ब्रदर इज वीक ही कैन नॉट रन। जब ऐसा होता है तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ टू लगा देते हैं, TOO, जिसका मतलब है बहुत कमज़ोर है, अत्यधिक कमज़ोर है। किसके लिए? दौड़ने के लिए। और यहाँ इन्फिनिटिव आ जाता है। ही कैन नॉट रन को क्या हो जाएगा? रन है वर्ब, रन में टू लगा दो, टू रन। तो क्या तरीका बनेगा? माई ब्रदर इज, अत्यधिक कमजोर है के लिए क्या लिखोगे आप? टू वीक। टू वीक किसके लिए? दौड़ने के लिए, टू रन। लीजिए, माई ब्रदर इज टू वीक टू रन, ये TOO, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है दौड़ने के लिए। माई ब्रदर सब्जेक्ट, इज वर्ब, और बाकी हमने उसके साथ उसका फ्रेज जोड़ दिया। कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब एक ही आई है, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। नंबर 3, टर्न टू द लेफ्ट यू विल देन फाइंड द शॉप। सिंपल बनाना है, थर्ड का भी। टर्न टू द लेफ्ट यू विल देन फाइंड द शॉप, आपको दुकान मिल जाएगी, बाईं ओर मोड़ो। तो क्या हो जाएगा? टर्न क्या है? वर्ब है, इसको आप पार्टिसिपल बना दो, टर्निंग टू द लेफ्ट, बाईं ओर घूमते ही। या एक काम करो, इसको जर्न बना दो, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट, ऑन टर्निंग टू द लेफ्ट, दो चीज़ें बनेंगी। टर्न में ING लगाने के बाद उसके आगे प्रीपोजिशन लगाओगे, ऑन टर्निंग टू द लेफ्ट, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। चलो आपने कहा साहब आफ्टर लिख देते हैं, आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट। अभी तक ना सब्जेक्ट आया ना वर्ब आई। देखो, अगर मैं केवल टर्निंग लिखता वो पार्टिसिपल होता, आफ्टर टर्निंग जेरन हो गया। आफ्टर टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल देन फाइंड द शॉप, दूसरे को उतार दो, ये सब्जेक्ट हो गया। यू विल देन नहीं भी लिख तो काम चल जाता है, बाईं ओर मुड़ते ही आपको दुकान मिल जाएगी। यू विल फाइंड द शॉप, इस शब्द की आवश्यकता नहीं है, यू विल फाइंड द शॉप। देखो, यू सब्जेक्ट, विल फाइंड वर्ब, केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ रहा है, और इसको हमने जेरेंड में चेंज कर दिया। नंबर 4 को भी सिंपल बनाना है। लो, सिंपल का मतलब क्या हुआ? एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो दूसरे वर्ब को किस में चेंज कर रहा आपने? यहाँ तो पार्टिसिपल में चेंज किया, और यहाँ आपने टू लगा करके इन्फिनिटिव बनाया, और यहाँ आपने जेरेंड में चेंज किया। अब 4 में देखो, द स्काई इज क्लाउडी इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। द स्काई क्या है? बादलों से घिरा है। तो इसको हम करते हैं फ्रेज इन अपोजिशन, क्योंकि यहाँ द स्काई है और यहाँ क्या है? इट, मौसम की बात हो रही है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? द स्काई को तो रखते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसको फ्रेज इन अपोजिशन बना देंगे, फ्रेज के साथ आएगा। तो इज किस में चेंज होता है? उसमें पार्टिसिपल में। इज क्या हुआ? इज, आर, वॉज, वेर, वर्ब बी कहलाते हैं। तो वर्ब बी में ING जोड़ेंगे तो बीइंग होगा। इज का भी बीइंग, एम का भी, आर का भी, वॉज का भी, वेयर का भी, पार्टिसिपल। तो द स्काई बीइंग क्लाउडी, क्या कहोगे? केवल क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं बीइंग क्लाउडी, अगर तुम करते तो क्या क्या पता ही नहीं चलता क्या हो रहा ना मालूम। बादलों से घिरा होने, कौन, क्या? अरे भाई स्काई कहना जरूरी है, तो इसलिए द स्काई बीइंग क्लाउडी। ये यहां तक एक हो गया फ्रेज है, फ्रेज इन अपोजिशन। ये जो पार्टिसिपल लाए हैं हम इसके लिए लाए हैं, तो ये पूरा एक फ्रेज हो गया। द स्काई बीइंग क्लाउडी, आकाश बादलों से घिरा होने से, इट मे रेन टुडे। ये बन गया फ्रेज इन अपोजिशन की मदद से, या नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट की वजह से। नेक्स्ट 5th, यू मस्ट स्टार्ट नाउ।
आपको आपको अब शुरू हो जाना चाहिए, रास्ता लग जाना चाहिए। यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। क्या बनाना है? कंपाउंड। कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं? जिसमें एक मेन क्लॉज होती है और दूसरी क्या होती है? कोऑर्डिनेट क्लॉज, समकक्ष, जो उसी के बराबर होती है। तो क्या बना? यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल बी लेट। आपको अब शुरू हो जाना चाहिए, यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी। समझो, विकल्प है, या तो जल्दी शुरू रास्ता लग जाओ या फिर आप लेट हो जाओगे। तो विकल्प जब होता है तो कौन सा कंपाउंड में कौन सा लाते हैं? 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं कहा था। यहाँ पर कौन सा लाएंगे? एक जैसी बातें होती है तो क्यूमुलेटिव, विरोधाभासी बातें होती है तो एडवर्जेटिव, और अगर विकल्प चुनने की बात होती है तो इलेटिव, अल्टरनेटिव, और अगर एक का परिणाम दूसरे पर दिखाई देता है तो इलेटिव। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव कंजक्शन लाओ। उसके लिए एक शब्द याद रखना कहा था मैंने। क्या याद रखा आपने? अदरवाइज, और। तो क्या कहोगे? यू मस्ट स्टार्ट नाउ। अब इसमें 2 क्लॉज बनेंगी, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब आएंगी। यू मस्ट स्टार्ट नाउ और अन्यथा, अदरवाइज लिख सकते हो या और लिख सकते हो, एक ही बात है। आपने लिख दिया क्या? और। नहीं तो क्या लिख सकते थे आप? अदरवाइज। दोनों के एक ही मायने हैं। लो, अन्यथा, यू विल बी लेट। इसको आप कॉम्प्लेक्स नहीं है, कंपाउंड है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ मेन क्लॉज, अदरवाइज यू विल बी लेट कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये स्वतंत्र वाक्य है, स्वतंत्र उपवाक्य है, स्वतंत्र क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये भी। और ये तो इंडिपेंडेंट होती है मेन क्लॉज, लेकिन ये भी इंडिपेंडेंट है, इस पर निर्भर नहीं है। इसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है और इसलिए ये सेंटेंस कंपाउंड कहलाता है। अगर ये सेंटेंस डिपेंडेंट होता, सबऑर्डिनेट होता, नाउन का काम कर रहा होता, एडजेक्टिव का काम कर रहा होता, एडवर्ब का काम कर रहा होता, और ये मेन क्लॉज के साथ जुड़ के क्या बनाता? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? इंडिपेंडेंट है। और हमने इसमें क्या जोड़ रखा है? कंजक्शन क्या जोड़ा हमने? अदरवाइज। इसका अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है। मेन क्लॉज तो पूरा पूरा अर्थ देता ही है, और ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट 6, अ मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल। प्रातःकाल का भ्रमण लाभदायक होता है। इट इज रिफ्रेशिंग, ये ताजगी प्रदान करने वाला होता है। तो क्या कहोगे? मॉर्निंग वॉक के बारे के 2 फायदे दिखा रखे हैं। मॉर्निंग वॉक एक तो यूजफुल होता है, एक रिफ्रेशिंग होता है, ताजगी प्रदान करने वाला होता है। बनाना क्या है? कंपाउंड। जब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और एक जैसी बातें हैं, मॉर्निंग वॉक की 2 विशेषताएं बता रखी हैं, तो हम किससे जोड़ेंगे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ेंगे। कंपाउंड है ना, दोनों वाक्य स्वतंत्र रहेंगे। मेन क्लॉज के साथ जो दूसरा क्लॉज आएगा वो स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो इसमें मॉर्निंग वॉक की 2 विशेषताएं बता रखी हैं, तो एक जैसी बातें हैं, तो हम क्या कहेंगे इसको? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। किससे जोड़ेंगे? एंड से। एक शब्द याद रखो, कहा था एंड। तो क्या कहोगे? अ मॉर्निंग वॉक is useful and किसे जुड़ा हमने? एंड से। एंड इट इज रिफ्रेशिंग। देखिए, अ मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल, मेन क्लॉज, एंड इट इज रिफ्रेशिंग, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और ये किसके साथ जुड़ा है? मेन क्लॉज के साथ, और इसलिए सेंटेंस क्या बनेगा? कंपाउंड। नेक्स्ट, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा हो गया है। क्या बनाना है? कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपने। मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, इट इज़ वेरी डार्क, ये बहुत अंधेरा हो गया है।
अंधेरा और कोई चीज़ का न दिखाई देना, दोनों मिलती जुलती बातें हैं। जब अंधेरा होगा तो नहीं दिखाई देगा। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि बहुत डार्क हो गया। बनाना क्या है? कंपाउंड, है ना। तो क्या कहोगे, एक जैसी बातें हैं। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं पहले। कंपाउंड बनाने के लिए हमारी मजबूरी है। अंधेरा हो गया है, जब अंधेरा होगा तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? भाई दिखाई नहीं देगा। आप समझ सकते हो, अगर अंधेरा होगा तो क्या होगा? आप जा नहीं सकोगे, रास्ते में दिखाई नहीं देगा आपको, रास्ता सूझेगा नहीं। तो इसको ले लेते हैं, कंपाउंड बनाना है ना हमने। तो क्या कहोगे? इट इज वेरी डार्क। इसको पहले ले लो। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस पर। तो जब प्रभाव दिखाई देता है तो इलेक्टिव कंजक्शन लाते हैं। वो एक शब्द याद करने के लिए कहा था, क्या था वो? सो आई कैन नॉट डू। सेंटेंस नंबर 1 को इसके पीछे जो इसका प्रभाव है उसको लिख दो। आई कैन नॉट सी एनीथिंग। सो आई कैन नॉट सी एनीथिंग। इससे मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। बहुत अंधेरा है इसलिए मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इसका प्रभाव इस पर जा रहा है। ये कंपाउंड हुआ। और जो कंपाउंड इलेटिव से बनते हैं, जो सो से बनते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा होता तो ये बिकॉज से बनता है। कारण देखो, हम फिर इसी से बनाते हैं। मुझे कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, क्या कारण है? क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि इट इज़ वेरी डार्क, बिकॉज इट इज़ वेरी डार्क। बिकॉज से क्या बनेगा? एडवर्ब क्लॉज। और वो क्या होगी, क्या बनाएगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डिपेंडेंट होगी वो, उसका अर्थ जो है पहले मेन क्लॉज पर निर्भर करेगा। चलिए अब हम जाते हैं अगले पर। 8 द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स। गुलाब जो है फूलों में सबसे सुंदर होता है। दिस इज सर्टेन, ये बात बिल्कुल तय है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक मेन क्लॉज, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितनी प्रकार की हो सकती है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज। तो एक काम करो, और वो क्या होती है? वो क्लॉजेस क्या होती है? मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट होती हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर, इट दिस इज सर्टेन। दिस इज सर्टेन को पहले ले लो, इसको मेन क्लॉज बना दो। कॉम्प्लेक्स बना रहे हो ना तुम, लो कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो क्या लिखोगे? इट इज सर्टेन। ये बात तय है, ये बात निश्चित है। क्या बात निश्चित है? व्हाट इज सर्टेन। व्हाट लगाने से जवाब मिल जा रहा है हमको, व्हाट लगाने से, हु लगाने से। तो व्हाट इज सर्टेन, भाई ये बात तय है कि द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, है ना। जो घटना है, जो बात है, वो आगे वाले क्लॉज में आ रही है, तो नाउन क्लॉज हुआ, ये परिचय दे रहा है हमें। तो क्या कहोगे? इट इज सर्टेन। नाउन क्लॉज किससे जुड़ता है? दैट, व्हाट, हु, whom, whose, which, इससे जुड़ता है। चलिए क्या कहोगे? दिस इज सर्टेन दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स, है ना वो घटना। दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ फ्लावर्स। CBSE 10th क्लास भी है ये, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये। CBSE 10th क्लास में एडवांस कोर्स के लिए बहुत अच्छा है। कठिन, इतना कठिन आता नहीं है, लेकिन CBSE 10th क्लास वालों को इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ एक बार वो ज़्यादा अच्छा समझ जाएंगे, क्यों? वो क्लॉजेज पढ़ते हैं, और ये क्लॉजेज का ही खेल भी है सब जो मैं लिखा रहा हूँ। देखो, इट इज सर्टेन मेन क्लॉज, दैट द रोज इज द स्वीटेस्ट फ्लावर्स नाउन क्लॉज, और ये जो है दैट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्लॉज जो है नाउन क्लॉज है, और इसका अर्थ इस पर निर्भर करेगा। जब तक ये बात नहीं कहोगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
कि रोज़ जो है सबसे सुंदर फ्लावर है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो, ये बात तय है, सब जानते हैं, ये इतना कहना पड़ेगा आपको। नंबर 9 में क्या है, आई वेंट टू द स्टेशन यस्टरडे, मैं कल स्टेशन गया था। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई थी। तो ये क्या बता रहा है आपको, देखो क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। जब आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो क्या आएगा, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, नाउन क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अब देखते हैं, मैं स्टेशन गया, कल रेलगाड़ी छूट गई थी। भाई रेलगाड़ी कब छूटी, जब मैं कल स्टेशन गया था, समय को बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो क्या कहोगे, वन आई वेंट टू द स्टेशन यस्टरडे, द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं कल स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। तो किससे बनाओगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से। किससे शुरू होगा, वन। ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बता रहा हूँ मैं, शुरू में लिख रहा हूँ, वन आई वेंट टू द स्टेशन यस्टरडे। यहाँ तक हमने किससे शुरुआत करी है, सबऑर्डिनेट से। इसको कॉमा लगा देते हैं जब सबऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एडवर्ब क्लॉज यहाँ तक। अब मेन क्लॉज अब आएगा, क्या है, द ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुकी थी। तो क्या कहोगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, मेन क्लॉज, वन आई वेंट टू द स्टेशन यस्टरडे, जब मैं कल स्टेशन गया था। अगर मैं केवल इतना ही बोलूँ, जब मैं कल स्टेशन गया था, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई घटना तो हुई होगी, उसको भी बोलो, तब कहोगे तुम द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेलगाड़ी छूट चुकी थी। ओके का ओके ओके ओके, अब समझ में आ गया। मेन क्लॉज पर इसका अर्थ निर्भर करता है। बिना मेन क्लॉज कहे हुए ये वाक्य अधूरा रहता है। तो इसका मतलब है कि जो ये एडवर्ब क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट है किस पर, मेन क्लॉज पर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, टेन, आई मे बी हियर, मैं यहाँ रह सकता हूँ। आई मे नॉट बी हियर, मैं यहाँ नहीं भी हो सकता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हो भी सकता हूँ, मैं यहाँ उपस्थित उस समय नहीं भी हो सकता हूँ। यू कैन स्टे हियर, लेकिन तुम यहाँ रुक सकते हो, यहाँ ठहर सकते हो। मैं यहाँ पर रहूँ या मैं यहाँ ना रहूँ, तुम यहाँ रुक सकते हो, ठहर सकते हो। तो क्या कहोगे, यू कैन स्टे हियर, ये मेन क्लॉज आएगी। क्या बना रहे हो आप, कॉम्प्लेक्स। ये मेन क्लॉज हुई, यू मे स्टे हियर। भले ही मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, भले ही मैं यहाँ पर हूँ या ना हूँ, तो क्या कहोगे, यू मे स्टे हियर वेदर आई मे बी हियर और नॉट बी हियर। अब यहाँ पर तुम कहोगे साहब और लगाया आपने, वेदर आई मे बी हियर और नॉट, वेदर आई मे बी हियर और नॉट बी हियर ही होगा उसका मतलब भी। तो यहाँ पर इसके साथ कंपाउंड भी जुड़ जा रहा है, मैं यहाँ पर हूँ या मैं नहीं रहूँ। तो चलिए लिखना ही पड़ेगा वो, यू कैन स्टे हियर मेन क्लॉज वेदर, भले ही हाउ एवर ही कर देता हूँ मैं, समय, हाउ एवर, भले ही, लेकिन हाउ एवर की HOWEVER, हाउ एवर की तारीफ ये होती है कि दो कॉमा के बीच में आता है। यू मे स्टे हियर हाउ एवर आई मे बी हियर और नॉट कर देता हूँ, फिर लोग केवल एडवर्ब्स काम कर देता हूँ। दोनों वाक्यों को मिला करके मैंने एक सिंपल बना दिया और इसको मेन क्लॉज के साथ जोड़ दिया। और ये जो हाउ एवर कहाँ से है, हाउ एवर ये है, हाउ एवर आई मे बी हियर और नॉट, ये बन गया डिपेंडेंट क्लॉज, भले ही मैं यहाँ पर रहूँ या न रहूँ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। मेन क्लॉज के साथ जुड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया। इसका अर्थ अधूरा रहेगा जब तक आप इसको नहीं बोलोगे।
ये डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पर, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो ये था आज वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, सिंथेसिस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड 10th CBSE सिलेबस। तो इस एक्सरसाइज का आप अभ्यास करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जब हम क्लॉजेज जोड़ते हैं मेन क्लॉज के साथ तो हमारे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें, और यदि अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।